नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। 1990 के दौर में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति की शुरुआत हुई। 32 वर्ष बाद क्या फिर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, लेकिन अब बदले हुए अंदाज में। आज की दस्तक की शुरुआत एक पुरानी कहानी याद दिलाते हुए मैं कर रहा हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राम मंदिर की लहर उफान पर थी। बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। एक इंटरव्यू काशीराम ने अब अपने इंटरव्यू में उस समय काशीराम ने कहा कि अगर मुलायम सिंह हाथ मिला लें तो बीजेपी कांग्रेस सबका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और इसके बाद दिल्ली में काशीराम और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। गठबंधन हो गया। पिछड़ों और दलितों के इस गठबंधन ने 1993 के चुनाव में 177 सीट बीजेपी के जीतने के बावजूद सरकार खुद बनाई। और इसी चुनाव में नारा आया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब 29 साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव हैं। अब राम मंदिर निर्माण चल रहा है, लेकिन 2014 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जातियों का वोट गणित तोड़कर बहुसंख्यक वोट बैंक अपना बनाया। क्या इस बार उसी पर चुनौती है? और इसीलिए यह दस्तक फिर से मंडल बनाम कमंडल की कही जा रही है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जनता ने मन बना लिया है, इनका सूपड़ा साफ होगा। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उत्तर प्रदेश में सीटें 403, जहां पिछड़े वर्ग की 79 जातियों के वोट जीतने वाले और सुरक्षित सीटों में से 65% पर विजय हासिल करने वाले के पास ही सत्ता में अगड़ा बनने की चाबी होती है। मकर संक्रांति के दिन उसी चाबी को हासिल करने की कोशिश में लगी ये दो राजनीतिक तस्वीरें। पहली गोरखपुर में दलित कार्यकर्ता के घर खिचड़ी खाने पहुंचे मुख्यमंत्री, और दूसरी तस्वीर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के भीतर बीजेपी से इस्तीफा देने वाले पिछड़े वर्ग के 2 मंत्री समेत 8 विधायकों को अपनी साइकिल पर बैठाते अखिलेश यादव। सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी। पिछले कई चुनावों में ओबीसी वर्ग में सिर्फ यादव वोट ही प्रमुखता से पाकर चुनावी राजनीति में पिछड़ते अखिलेश इस बार बाकी ओबीसी वोट के दम पर सत्ता के सिरमौर बनना चाहते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद संदेश देने वाली सियासत करते हुए बड़ा आयोजन कोरोना के संकट काल में कराते हैं, ताकि ये दिखा सकें कि ओबीसी वोट उनके साथ आ रहा है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य गरीबों, किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज है। धर्म सिंह सैनी कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के बहुत चर्चित नेता, पूर्व मंत्री और विधायक भगवती सागर, जो दलित समाज से आते हैं, बहुत कद्दावर नेता है। विधुना से विधायक विनय शाक्य, विधायक
पूर्व मंत्री विधुना जिला औरैया से, शाहजहांपुर में तिलहर से विधायक रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा, विधायक शिकोहाबाद, तिंदवारी बांदा से बीजेपी विधायक रहे ब्रजेश कुमार प्रजापति, तिंदवारी विधायक तिंदवारी बांदा, सिद्धार्थ नगर से आने वाले बीजेपी गठबंधन के विधायक चौधरी अमर सिंह शामिल होते हैं। विधायक सोहरतगंज सिद्धार्थनगर, ज्यादातर नेता पिछड़े वर्ग के, जो अब मुख्यमंत्री के उसी दांव पर वार कर रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी 2014 से उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनी है। दांव बहुसंख्यक वोट बनाम अल्पसंख्यक वोट का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। ये 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ये 80 बनाम 20% की जो बात कहते हैं, इसकी वजह समझने के लिए आंकड़े देख लीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अगड़ी जाति में आने वाले 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य और 84% अन्य अपर कास्ट ने बीजेपी को वोट दिया। पिछड़ों में 23% यादव, 80% कोयरी कुर्मी, 72% अन्य ओबीसी मतदाता बीजेपी गठबंधन के साथ रहे। SC ST में 17% जाटव और 48% अन्य SC जातियों का वोट बीजेपी के खाते में गया। इस तरह 8% मुस्लिम वोट का हिस्सा पाने वाली बीजेपी बहुसंख्यक 80% वोट में बड़ा हिस्सा लेकर यूपी में 8 साल के भीतर 3 चुनाव में नंबर 1 होती आ रही है। अब इसी बहुसंख्यक वोट कहें या कहें कि 80% वाले बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को समाजवादी पार्टी बीजेपी के ही ओबीसी चेहरों को शामिल करके तोड़ना चाहती है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। योगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है, क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। ओबीसी वोटर अब तक यूपी में बीजेपी के साथ पिछले 3 चुनाव में चुंबक की तरह चिपककर सत्ता का लोहा मनवाते आ रहे हैं। चुनावी गणित के इन आंकड़ों को हमने आपके लिए निकाला। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 27% यादव, 53% कोयरी कुर्मी और अन्य ओबीसी का 61% वोट मिला। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल को तब 53% यादव, 17% कोयरी कुर्मी, 23% अन्य ओबीसी जातियों के वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 10% यादव, 57% कोयरी कुर्मी, 61% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 66% यादव, 18% कोयरी कुर्मी, 12% अन्य ओबीसी जातियों ने एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट किया।
सरकार तब बीजेपी की बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 23% यादव, 80% कोयरी कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, लेकिन 60% यादव, 14% कोयरी कुर्मी और 18% अन्य ओबीसी जातियां सपा बसपा महागठबंधन के साथ रहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वोट का बड़ा हिस्सा अगड़ों के वोट के साथ मिलाकर बनाई गई खिचड़ी से हासिल करके बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अभी पिछड़ों की दुहाई देकर बीजेपी छोड़ने वाले अधिकतर नेता वही हैं जो स्वयं अपने बेटे बेटी का टिकट दावा है कि सेट नहीं कर पा रहे थे या फिर खुद इनके टिकट पर तलवार लटकी थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेताओं के दल बदलने से ओबीसी वोट भी दल बदल करेगा? अगर हां, तो बीजेपी की तैयारी फिर क्या है? प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य, कृष्णा पटेल से पहले गठबंधन करके और अब स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत बीजेपी के अन्य पिछड़े वर्ग के विधायकों को शामिल करके कमंडल वाली बीजेपी के वोट को अपने इस मंडल से अखिलेश तोड़ पाएंगे। जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना शागिर्द बनाते थे, जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले अपने मंत्रियों और विधायकों को बीजेपी दगा कारतूस बताती है। समाजवादी पार्टी में उन्हें पिछड़ों का वोट दिलाने वाला बारूद भरा नजर आता है। बीजेपी नेताओं को भविष्य में न 3 में न 13 में होने से पहले 9-2-11 होने वाला बताती है। समाजवादी पार्टी इन्हें पिछड़ों की मजबूत मुट्ठी जताती है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खामे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। कभी कभी विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो शब्द है और जो वाक्य है वो भी शायद सार्थक हो जाता है। एक का बेटा को टिकट चाहिए, वो छोड़ के चला गया। जब परिवारवाद में परिवारवाद रहेगा, ओबीसी वाद खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप? और जब एक को कहा लगता है कि हम हार जाएंगे तो दूसरी जगह चले जाए। बीजेपी को पता है कि पिछड़ों का वोट कितना अहम है, इसीलिए प्रधानमंत्री के हाथों सफाई कर्मियों के पैर धोते और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मजदूरों पर फूल बरसाती तस्वीर के साथ बीजेपी के यूपी मुखिया ट्वीट करके ओबीसी समाज का सम्मान अपनी पार्टी में बताते हैं। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर ओबीसी वोट बैंक का जरा सा हिस्सा भी हिला तो क्या बीजेपी की तैयारी है? शायद इसीलिए बीजेपी का फोकस दलित वोट पर लग चुका है। खिचड़ी के पर्व पर मुख्यमंत्री गोरखपुर में अपने ही दल के दलित कार्यकर्ता के घर उनके पिता के साथ बैठकर खिचड़ी खाते हैं। ऐसी सियासी खिचड़ी का राजनीतिक मतलब क्या, इसके आंकड़े हम निकालते हैं। उत्तर प्रदेश में जिसने SC/ST सीटों में 65% जीत ली, उसकी सरकार बन गई। 2007 में 89 रिजर्व सीट पर 61 पर मायावती की पार्टी जीती, मुख्यमंत्री मायावती बनी। 2012 में 85 रिजर्व सीट थी, 58 अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती।
अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में 86 रिजर्व सीट में 70 बीजेपी ने जीती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। तो क्या ओबीसी वोट में सेंध लगने पर बीजेपी दलित वोट को और मजबूत करने वाली खिचड़ी पकाएगी? हमारे पिताजी ठीक महाराज जी के बगल में बैठे थे, भोजन किए, वो खुद महाराज जी बोले गाना है कि भाई और आइए मेरे बगल में बैठिए गाना है, तो बगल में बैठा के अपने भी खाए, हमारे पिताजी भी खाए और भी 2-4 लोग खाए। तो कहने मतलब यह है कि हम लोग अनुसूचित जात से बिलोंग करते हैं, लेकिन महाराज जी के दिमाग में कभी भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। हालांकि अंत में एक बात जरूर नोट कर लीजिए कि राजनीति में हलचल को ही नतीजा नहीं मान लेना चाहिए। ओबीसी नेता दल बदल कर रहे हैं, ओबीसी वोटर भी क्या दल बदल करेगा, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार कीजिए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कहानी राजस्थान की बेटी की है जो अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स ने कहा है घाव गहरा है। 60 डॉक्टर्स ने 2.5 घंटे ऑपरेशन किया है क्योंकि बेटी के शरीर पर कुछ दरिंदों ने, आरोप है, बेहद गहरे घाव दिए हैं। ये बेटी अलवर की है। ये बेटी किसी चुनावी राज्य की अभी नहीं है। वो नाबालिग बच्ची जो न बोल सकती है न सुन सकती है। ये अस्पताल में कहती होगी बेटी हूं, जिंदगी के लिए लड़ सकती हूं। लेकिन मूक बधिर बच्ची के साथ हुए अपराध पर क्या मूक बधिर राजस्थान में सरकार और सिस्टम भी हो गया है, जिन्हें 3 दिन से नहीं पता कि अपराधी कहां हैं, जो 3 दिन बाद भी ये कह रहे हैं पता नहीं रेप हुआ है या नहीं हुआ। हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान के अलवर में उस नाबालिग बच्ची को कैसे मिलेगा इंसाफ और न्याय, जिसके साथ दहशत भरी दरिंदगी करने वाले अपराधियों को 3 दिन से ज्यादा बीतने के बाद अलवर की पुलिस खोज नहीं पा रही। सरकार से ये कहना चाहते हैं जल्दी से जल्दी पकड़ में आए ये दरिंदे जो ऐसी हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा अपनी बच्ची के गुनहगारों को दिलाने की मांग करते इस पिता को क्या वाकई न्याय मिलेगा, जहां मूक बधिर बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध के बाद प्रशासन खुद मानो गूंगा बहरा होने की कोशिश कर रहा है। वजह बताते हैं। यह है अलवर के कलेक्टर, नाम है नन्नूमल पहाड़िया। ये कलेक्टर साहब कितने गंभीर हैं अपने जिले में एक ना बोल पाने वाली और ना ही सुन पाने वाली बच्ची के साथ हुए अपराध पर। आप देखिए इनका फोकस कैसे सिर्फ अभी इस बात पर है कि इसे रेप कहो ही मत। इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो कि किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। क्लूलेस पुलिस है या फिर रेप के अपराध में नंबर 1 चलते राजस्थान में क्लूलेस बनाने की कोशिश हो रही है। कारण समझने के लिए किरदार नंबर 2 है तेजस्विनी गौतम, अलवर की एसपी, जो अलवर की बेटी के साथ हुए अपराध पर घटना के दिन यौन शोषण की बात कह रही थी, अब वही कहने में हिचकियां लेने लगती हैं। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफ़ी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमेन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। इसका मतलब ये कि अभी रेप की संभावना नहीं है उनकी रिपोर्ट के अनुसार। जो मेडिकल रिपोर्ट में आया वो मैंने आपको बताया। राजस्थान के अलवर जिले के 15 साल की मूक बधिर बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध दिल्ली के निर्भया मामले के जख्म की यादें ताजा करने वाला है। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मूक बना बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। राजनीति करने वाले भी देखें, जयपुर के जिस अस्पताल में अभी बच्ची का इलाज चल रहा, वहां के अधीक्षक अलवर की बेटी को मिले घाव पर क्या बताते हैं। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि हमने रिक्रिएट किया है, रिपेयर किया है, 2.5 घंटे तक 7 डॉक्टरों की
सर्जरी चली है, ये अपने आप में डराने वाला है कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किस तरह से दरिंदे व्यवहार कर रहे हैं। और सूबे की जो महिला विकास मंत्री हैं वह कह रही हैं कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है, मगर सरकार में आप बैठे हैं तो यह बताना होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। जिम्मेदारी राजस्थान में कैसे तय होती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अलवर के कलेक्टर साहब को अपने जिले में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से हुए अपराध पर दूसरी बच्चियों का आवाज उठाना भी नागवार है। आप इसे जरूर सुनिए। आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो हमारी एडीएम। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत लीजिए। आप एक पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात करें इसके से। 3 दिन बाद जो अलवर में अपराधी नहीं खोज पा रहे, फिलहाल वो आवाज उठाने वाली बच्चियों के पापा का फोन नंबर जरूर खोज रहे हैं ताकि इन बच्चियों को डरा सके, दबा सके। ये उस राजस्थान की कहानी है जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं। अलवर से देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। चुनाव आयोग ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई रैली नहीं होगी और होगी तो वर्चुअल रैली होगी। वर्चुअल यानी आभासी। लेकिन नेता जानते हैं कि वोट वर्चुअल से नहीं बल्कि रियल से मिलता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी नेताओं को पार्टी में शामिल करते समय वर्चुअल रैली का एक पोस्टर लगाकर ऐसा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुआ जहां कोरोना नियमों की धज्जियां रियल में उड़ रही थी। अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेतागण आए हैं। मंच सजाया, मंच पर आकर हाथ मिलाया, हाथ उठाकर संदेश दिलाया। संदेश ये कि ओबीसी नेता बीजेपी वाले अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन इस संदेश को देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चुनाव आयोग के एक नियम, एक निर्देश की धज्जियां उड़ा दी गयी। देश में जब कोरोना के केस 2.5 लाख के पार 24 घंटे में आने लगे, उससे पहले चुनाव आयोग साफ कर चुका था कि 15 जनवरी तक न कोई रैली होगी, न रोड शो, न पद यात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में देखिए इस भीड़ को। ये भीड़ क्या किसी रैली से कम है? जहां डोर टू डोर कैंपेन में भी चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के जाने का नियम बनाया, वहाँ राजधानी के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के भीतर बीजेपी के डोर से अखिलेश यादव के डोर पर आने वाले पिछड़े वर्ग के मंत्री विधायकों को शामिल कराने के नाम पर सारे नियम तोड़े गए। यही कारण है प्रशासन ने केस दर्ज किया। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 144 दिन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहां से जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, दिल्ली चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुकदमे में अभी किसी नेता का नाम नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के नाम पर अज्ञात है। प्रशासन का कहना है कि वीडियोग्राफी की है, उससे पहचानेंगे। वैसे पहचान के लिए एक तस्वीर देखते हैं। अखिलेश यादव के मंच पर बीजेपी छोड़कर आने वाले मंत्री धर्म सिंह सैनी मास्क उतारकर मुट्ठी तानकर हाथ समर्थकों के सामने लहराते हैं, मानो इसी ताकत से पिछड़ों का वोट भी दिला देंगे, चुनाव आयोग के नियम भी तोड़ देंगे और कोरोना के संक्रमण को भी हरा देंगे। फिर मास्क उतारकर उसे लपेटकर जेब में सैनी जी डाल लेते हैं। इस पर अखिलेश ने इशारा किया, मानो कहा मास्क लगा लो। फिर अखिलेश यादव ने खुद मास्क पहना। गले में लटका मास्क स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी थोड़ी देर के लिए लगा लिया। धर्म सिंह सैनी ने भी मास्क को लगा लिया, जो तय करके जेब में डालने जा रहे थे। थोड़ी देर में फिर सब नेताओं का मास्क उतर गया और सब ताकत दिखाने लगे। ये सब हुआ उस जगह पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर, जहां मंच पर लिखा था वर्चुअल रैली और प्रेस वार्ता। मतलब ऐसी वर्चुअल रैली जहां सैकड़ों की भीड़ बिना मास्क के कंधे से कंधा टकराकर खड़ी हुई। अखिलेश यादव खुद इंजीनियरिंग पास आउट है। वर्चुअल रैली का मतलब जानते होंगे। आखिर उनकी पार्टी लैपटॉप भी हजारों युवाओं को बांट चुकी है। अब वही बच्चे वर्चुअल रैली का क्या मतलब समझेंगे जब स्टेज पर टंगा वर्चुअल रैली का पोस्टर भी शर्मिंदा हो जाए और पूछे हमें क्यों टांगे हो, जब भीड़ सैकड़ों लोगों की नियम तोड़कर जुटा लेते हो। मजे की बात यह कि समाजवादी पार्टी कहती है हम थोड़े ना बुलाए थे, वो तो लोग खुद आ गए थे। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के दफ्तर से निकलती हुई इस भीड़ को देखिए, समझ लीजिए कि कितने लोग थे और कितनों ने मास्क पहना था। इसीलिए अब कार्रवाई प्रशासन ने शुरू की। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश देश के उन 8 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जीत जरूरी है कि जिंदगी, ये भी हर दल को याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। समाजवादी पार्टी की रैली में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गईं तो प्रयागराज से लेकर राजस्थान के भरतपुर में मकर संक्रांति पर भीड़ कोरोना को मुंह चढ़ाते हुए दिखाई दी। जिस समय देश में 2.5 लाख कोरोना के केसेस हर रोज आ रहे हैं, ऐसे में आस्था के नाम पर यह बड़ा खिलवाड़ है। पश्चिम बंगाल के गंगासागर मेले में भी लोगों को ऐसा रैला दिखाई दिया कि यहां कोरोना का महाविस्फोट का खतरा मंडराना शुरू हो गया। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़। कोरोना बाद में पहले संगम में आस्था की डुबकी। जिसका डर था वही हो रहा है। ये यूपी के प्रयागराज में संगम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज मकर संक्रांति का स्नान है। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। हालांकि संगम तट पर पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन जब भीड़ का इतना बड़ा संगम हो तो कैसी कोरोना गाइडलाइंस? लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। मकर संक्रांति को तिल का दान देते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं। सबको आयु दान दे और निरोग रखे। मास्क सब भी लगाए थे, भी निकाल लिए हैं। डर नहीं लग रहा है? नहीं, क्या डर रख रहा है? कोरोना इतना डर नहीं भी कहाँ आया है यहाँ पर यूपी में, इतना कोई परेशानी नहीं है विशेष। अच्छा, हाँ। तो दुनिया में जो इतना फैल रहा है मामला? अरे दुनिया मामला फैल ही रहा है, दिक्कत है, सब है। आपको डर नहीं है? नहीं, डर तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा डर नहीं है। मैं लगभग मास्क लगा के उचित दूरी बना के कोविड का पालन हो रहा है, जिससे हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें। जिससे ये दूरियां जब बनी रहेंगी तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी 2 दिन मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, एक साथ इतने लोगों का जुटना खतरे से खाली नहीं है। जबकि संगम पर तैनात कुछ पुलिस वाले पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आके माघ मेला क्षेत्र में बने विभिन्न 24 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इनका सुगम आवागमन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो श्रद्धालु आए वो आराम से स्नान घाट तक पहुंच जाएं। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसके माध्यम से हम श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो मास्क अवश्य धारण करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां। मकर संक्रांति पर मंदिरों में जुटी भयंकर भीड़। और यह राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों की तस्वीरें। मकर संक्रांति पर मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई। ये देखिए कैसे मंदिरों में दान देने वाले और दान लेने वाले भी बिना मास्क के दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर में रोजाना कोरोना के 500 के करीब केस आ रहे हैं। के लिए इतनी गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसके लिए व्यवस्था की जाती है, तो बिहारी जी के मंदिर पर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूँ लूटपाट हो रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? कितने लोग घायल हो जाते हैं इनकी चपट से। इसलिए यहाँ पे भी प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे शांति से दर्शन हो। ना तो यहाँ प्रशासन का ध्यान है, ना ही पुलिस का इंतजाम। तीसरी लहर में फुल स्पीड से फैलते कोरोना में ये तस्वीर वाकई भयावह है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़। गंगासागर मेले में कोरोना के विस्फोट का खतरा।
देश में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है। बंगाल के सागर बीच में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब बंगाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार को बंगाल में 24 घंटे के दौरान 23,467 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 32.13% हो गया। फिर भी लोगों में ना कोई खौफ है, न जान की परवाह। ममता बनर्जी ने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की थी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन कैसे कोरोना नियम सब कुछ यहाँ ताक पर है। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। आपने यूपी के प्रयागराज में भीड़ देखी, आपने राजस्थान के भरतपुर में भीड़ देखी। मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में आस्था का कुंभ देखा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भी मकर संक्रांति मनाई गई, कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना के चलते गंगा घाट पर स्नान करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ जुटने नहीं दी गई। और तो और उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर कोविड के चलते श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने से रोका गया। आज तक कोरोना बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, आपको और हमें सावधान रहना है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।